मेरे इस यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स की खिदमत में आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत बाई इलेक्शन और डीडीसी इलेक्शन जे&के में करवाए जा रहे हैं और इसके लिए 8 फेजेज़ में ये इलेक्शन मुकम्मल किया जाना है। पहले फ़ेज़ की नोटिफिकेशन 5 नवंबर को आ गई थी और 8वें और लास्ट फ़ेज़ की नोटिफिकेशन 23 नवंबर को आनी है, जबकि पहले फ़ेज़ का इलेक्शन 28 नवंबर और लास्ट फ़ेज़ का इलेक्शन 19 दिसंबर को होगा। डीडीसी में हर डिस्ट्रिक्ट के 14 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं। इस तरह टोटल 280 डीडीसी के वोट डाले जाएंगे। सरपंच हलका के लिए 1088 और पंच हलका के लिए 12,153 खाली जो वैकेंसीज़ हैं पंच असम्बलीज़ की, वहाँ ये वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसमें ये वीडियो इस मकसद के लिए बनाया गया है कि आपको बताया जाए कि एक रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉमिनेशन फॉर्म कैसे लेने हैं, ऑफिस कैसे इस्टेब्लिश करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने देखने हैं जो हमारा रिस्पेक्टेड रिटर्निंग ऑफिसर होगा। उसके अलावा स्क्रूटनी का क्या प्रोसीजर होगा, विड्रॉल कैसे होगा, अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स का क्या किया जाएगा, सिंबल्स कैसे अलॉट किए जाएंगे, एआरओ का क्या रोल होगा। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम एक दूसरे के साथ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रॉड जो ऑनलाइन ड्यूटीज़ हैं जो गाइडलाइन में दी गई हैं एक रिटर्निंग ऑफिसर की। सबसे पहले उसने एक दफ्तर कहाँ इस्टेब्लिश किया जाना है जो ऑलरेडी डीडीसी ऑफिस से तय होगा, उसकी पूरी तैयारियां कर लेनी हैं। फिर प्रोक्योरमेंट है जो इलेक्शन मटेरियल की, या तो अगर सप्लाई किया गया है, अगर उसमें कुछ कम है तो वो ख़ुद ख़रीद लेना है। पब्लिक नोटिस जारी करना होता है PL3 में, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक रिटर्निंग ऑफिसर की। फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव करना, उसके साथ एफिडेविट लेना, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना, फिर ओथ यानी कि हलफ दिलवाना। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेसिस पे अगर हैं तो PLA और PLB में उनसे लेटर्स लेना, स्क्रूटनी करनी है नॉमिनेशंस पेपर की। फिर उसके अलावा अगर कोई रिजेक्ट होता है फार्म तो क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करना। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये गाइडलाइंस देनी कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंडिचर रजिस्टर को मेंटेन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी उनको देनी है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स उसी के ज़िम्मे होगा। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स के साथ लाइजन रखना, उनको टाइम टू टाइम जानकारी पहुंचाना और फ्री फेयर स्मूथ इलेक्शन कंडक्ट करवाना। पीरियाडिक स्क्रूटनी करनी जो एक्सपेंडिचर और अकाउंट्स का रजिस्टर होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज करवाना। ट्रेनिंग यकीनी बनाना अपनी पोलिंग पार्टीज़ की। पोलिंग पार्टीज़ बर वक्त अपने पोलिंग स्टेशन पे चली जाएं और उसके साथ उनके बैलेट पेपर्स वगैरह हों, इसको यकीनी बनाना रिटर्निंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होगी। इफ़ेक्टिव सुपरविज़न करना काउंटिंग वगैरह के हवाले से, ये तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन जो सबसे अहम काम जो सबसे पहले होना है वो है नॉमिनेशन के हवाले से, कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपका फेज़ होगा, उसी दिन एक नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को जारी करना होगा, जिसके लिए फॉर्मेट तय है। PL3 ये फॉर्मेट है, ये आगे आपको दिखाएंगे भी और डिस्कस करेंगे इसमें क्या भरना है। लेकिन ये फॉर्मेट नोटिफिकेशन वाले दिन ही, चाहे उस दिन छुट्टी भी क्यों ना हो, ये फॉर्म अपने ऑफिस के सामने और बाकी अहम जगहों पर डिस्प्ले करना होगा। इसे इंग्लिश उर्दू में डिस्प्ले करना तो हर जगह मैंडेटरी है, लेकिन जो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी और उधमपुर, वहाँ ये PL3 उर्दू और इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी डिस्प्ले किया जाना ज़रूरी है। बाकी जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ इंग्लिश और उर्दू में डिस्प्ले किया जाएगा। और उसी दिन अगर कोई कैंडिडेट जो है इंटेंडिंग कैंडिडेट फॉर्म लेने आता है तो उसको फॉर्म देना है। हाँ, अगर उस दिन छुट्टी हुई तो अगले दिन उसको फॉर्म दिया जाएगा। 7 दिन रहेंगे फॉर्म्स इशू करने के। फॉर्म इशू करने के दौरान ये देखना होगा कि फॉर्म नंबर 1 का जो फॉर्मेट है जो प्रोवाइड किया जाएगा और हैंडबुक में भी मौजूद है, वो प्रोवाइड करना है। उसके साथ M5 और M6 की जानकारी देनी है। ये M5 M6 क्या हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये फॉर्म लेने की जो टाइमिंग है उसमें ये रहेगा कि दिन के 11 बजे से 3 बजे तक ही ये फॉर्म लिया जाएगा। और ये फॉर्म या तो रिटर्निंग ऑफिसर खुद लेगा या उसकी तरफ से डेजिग्नेट किया गया ARO
असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ये इसको वसूल करेंगे। ARO फॉर्म तो वसूल कर सकते हैं, सिर्फ एक ड्यूटी वो नहीं परफॉर्म कर सकते, वो है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस पे भी डिटेल के साथ हम थोड़ी देर में आपके साथ बात करेंगे। और फॉर्म 3 बजे से पहले लेना होगा, इस बात को यकीनी बनाना है। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि 3 बजे आपके दफ्तर में बैक वक्त 3, 4 या 5 आ जाते हैं इंटेंडिंग उम्मीदवार, तो आपने उनको स्लिप्स जारी कर देनी हैं, और जो 3 बजे से पहले पहले पहुंच गया है उनके फॉर्म्स उसी दिन रिसीव करने होंगे। ओथ का फॉर्म एक है, फॉर्म नंबर 4, वो भी आपको दिखाएंगे अभी हम और उस पर डिस्कस भी करेंगे, वो भी उसी दिन देना है। तो और उनसे जो उनका एजेंट होगा PL4 फॉर्म पे, उसकी नामजदगी भी ले लेनी है। एक उम्मीदवार अगर एक से ज़्यादा नामजदगी के कागजात दाखिल करवाना चाहता है तो उसकी हद 4 है, यानी कि एक आदमी 4 नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल कर सकता है। इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है, तो वो जो फ़ी है एक ही बार लेनी है, यानी कि अगर कैंडिडेट A अपने 4 फॉर्म जमा करवाता है तो उससे प्रिस्क्राइब्ड फ़ी सिर्फ एक मरतबा ली जाएगी। फिर एक यकीनी बनाना इस बात को होगा कि जब हम फॉर्म लेंगे एज रिटर्निंग ऑफिसर तो एक सीरियल में उसको मेंटेन करना है कि सीरियल 1 पे किसने जमा करवा। सीरियल मेंटेन करने के साथ साथ जो फ़ी ली है उसकी रसीद देनी होगी, और साथ साथ ये ज़रूरी होगा रिटर्निंग ऑफिसर से कि फॉर्म 1 में नॉमिनेशन फॉर्म लेते समय वो कैंडिडेट को स्क्रूटनी की डेट और वेन्यू बताए कि किस तारीख को कागजात की पड़ताल होगी और किस जगह होगी। बयान हल्फी का जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्मेट है, वो भी उसी वक्त कैंडिडेट को प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ साथ जब ये फॉर्म्स आ जाएंगे, यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म्स आपके नोटिफिकेशन PL3 में होने के बाद जब आना शुरू हो जाएंगे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए ज़रूरी होगा कि वो उनको एक तरतीब में सीरियल में उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे और सारे दस्तावेज़ात संभाल के रखे। जो PL3 में सबसे पहला नोटिस निकालना है, ये आपकी स्क्रीन पे है। इसमें जिस हल्का पंचायत के लिए या जिस DDC ब्लॉक के लिए आपने नॉमिनेशन करनी है वो आप मेंशन करके इसे अपने ऑफिस के बाहर डिस्प्ले करेंगे। इसमें बाकी डिटेल्स होंगी, और साथ साथ इसमें आप देख रहे होंगे, अब आपकी स्क्रीन पे आया है कि रिटर्निंग ऑफिसर की ऑफिशियल डेजिग्नेशन, उसके ऑफ़िस की लोकेशन, ARO के ऑफ़िस की लोकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके ये डिस्प्ले होगा। इसके बाद आपके पास फार्म 1 में जो है नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे। फार्म 1 के पार्ट 1 भी भरा होना चाहिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 है ऑथराइजेशन ऑफ एजेंट वाला पोर्शन, ये फिल किया होना चाहिए, और पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो उसमें फिल किए हुए होना ज़रूरी है। पार्ट 4 बुनियादी तौर पर रसीद है जो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दी जाएगी, और स्क्रूटनी का टाइम इसमें मेंशन होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और बड़ी अहम जानकारी हैं जो हमने कैंडिडेट से मांगनी है। जैसे उसको एक मेमो देना होगा कि आप ये एफिडेविट्स वगैरह भर के दें, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर इस परफॉर्म में फिल करके देगा 6A में। M6 में उसको बताया जाएगा कि तूने क्या क्या जानकारी देनी है अपनी कन्विक्शन के बारे में, कभी गिरफ़्तार हुआ अगर तो किस जुर्म में, या अगर नहीं हुआ तो फिर वो ज़ाहिर है खाली रहेंगे बाकी कॉलम्स। फिर उसके अलावा एक एफिडेविट का परफार्मा है जो भर के उसने टेस्ट करवा के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हों या जुडिशल, उनसे जमा करवाना है। एफिडेविट का परफार्मा देना है साथ, और उसके साथ साथ एक हलफ उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भी देना है। तो ये सारी जानकारी और इस सारे फार्म उसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और रिटर्निंग ऑफिसर उसको एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ये कहा जाएगा कि ये तुझे एक्सपेंडिचर रजिस्टर दिया जा रहा है, और कैंडिडेट को ये समझाया जाएगा कि ये एक्सपेंडिचर रजिस्टर उसने फ़िल करना है, रोज़ाना के अखराजात का उसमें रिकॉर्ड रखना है। तो वो पूरा परफार्मा जो है वो उसे देने के बाद उससे रिसीट, ये जो परफार्मा दिखाया उसमें ली जाएगी। फिर M6 में वो अपनी वो पूरी डिटेल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो इसको फिल करेगा। ये फॉर्म कैंडिडेट को रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों डिटेल्स जो हैं इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की, वो भरता रहेगा, और टाइम टू टाइम रिटर्निंग ऑफिसर इसको चेक करेगा। तो जब मैंने जैसे पहले कहा था कि हमने एज ए रिटर्निंग ऑफिसर उसको ऑथराइज़ भी
चाहते हैं कि वो अपना एजेंट दे जो PL4 में भर के वो आपको देगा। एक बात जो सबसे अहम है हमारे एक और प्रोफार्मा PL7 के बारे में, जिसकी हमने बात की कि रोज़ाना बेसिस पे भरना है। तो PL7 में जितने उम्मीदवार आए उनकी तरतीब के साथ भरना है। और यहाँ एक बात जो बड़ी ज़रूरी आपके साथ करनी है, वो ज़रूरी बात यह है कि अगर एक उम्मीदवार से कैंडिडेट A अपने 4 नॉमिनेशन फॉर्म्स भरता है तो PL7 में उसका नाम 4 जगह दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि उसका नाम एक जगह भर दिया कि एक ही तो है, नहीं, PL7 में उसका 4 बार भरना है और 4 फार्म के लिए फ़ीस सिर्फ एक बार लेनी होगी। जब हमारा PL फॉर्म रोज़ाना बेसिस पे भरना है 7 के 7 दिन, कोई उम्मीदवार आता है तब भी भरना है, कोई उम्मीदवार नहीं आता है तब भी इसे डिस्प्ले करना है और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचाना है। जब आखिरी दिन हमारा हो जाएगा तो उस दिन PL8 भरा जाएगा कि कितने जो उम्मीदवार हैं फाइनल नोटिस ऑफ नॉमिनेशन पेपर रिसीव्ड, उसमें सभी का नाम होगा और उसी सीरियल के हिसाब से जो आपने पहले से सीरियल मेंटेन किया हुआ है। आखिरी दिन जो होगा फार्म लेने का, उसके 3 बजे के फ़ौरन बाद इसको बनाना है। अगर PL7 में अगर एक ने ज़्यादा नामजदगियाँ की थीं तो उसका नाम ज़्यादा बार भरना था, लेकिन जब आप PL8 भरेंगे आखिरी दिन तो एक उम्मीदवार ने चाहे एक से ज़्यादा नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे हों, लेकिन उसका नाम एक ही बार मेंशन किया जाएगा जब उसने अपना फॉर्म भरा है। और उसके बाद इस PL8 को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास तेज़ तरीन जो आपके पास ज़रिया होगा, चाहे ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, वहाँ रवाना कर देना है। और साथ ही साथ आप लोगों ने उसके बाद स्क्रूटनी की तैयारी करनी है, जो अमूमन अगले ही दिन होती है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके अगले दिन। तो स्क्रूटनी कैसे करनी है, रद्द किन वजूहात पे होगा, विड्रावल कैसे किया जाएगा, अनकंटेस्टेड कैंडिडेट का क्या हल होगा, सिंबल्स कैसे अलॉट किए जाएंगे, ये तमाम बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो स्क्रूटनी, विड्रॉल ऑफ फॉर्म, अनकंटेस्टेड अगर कहीं कैंडिडेट कोई है तो उसका रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर करना है, सिंबल्स कैसे अलॉट होने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। आप यूँ कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो ही मैं अगला वीडियो स्क्रूटनी के हवाले से आपके साथ शेयर करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। इस वीडियो में अगर कोई कमी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसके हवाले से अगर कोई जानकारी बचती है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। लेकिन आप याद रखिए, PL3, PL7, PL8 भरने हैं, फॉर्म 1 में नॉमिनेशंस लेनी हैं और उसके अलावा M5, M6 कैंडिडेट को देने हैं और साथ साथ जो बयान हल्फी हैं उनकी डिटेल उसको देनी है। तो मज़ीद जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल और इसे अपने बाकी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।